नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्यय है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैं आपके लिए जब इतनी मेहनत करके और अच्छे से नोट्स बनाकर या फिर आपको अच्छे से कक्षा प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको तो सिर्फ शेयर करने के लिए 1 या 2 ही सेकंड की ज़रूरत होती है। और बच्चों, आपका जो आप है ना, कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए एक फीडबैक अर्थात मोटिवेशन की तरह काम करती है, जिससे मुझे ये पता लगता रहता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ क्या वो बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आइए आज की इस कक्षा में ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। प्रत्यय लगे हुए हैं हमारे मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार एच टेट में, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में लगे हैं। और ये प्रत्यय हमें ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कर रहे हैं तो ये हमारे नेट या फिर किसी और एग्जाम में काम नहीं आएंगे, क्योंकि मध्य सिद्धांत कौमुदी में लघु सिद्धांत कौमुदी से थोड़े अधिक सूत्र ही दिए हुए हैं, परंतु ये नहीं है कि ये अलग से दिए हुए हैं। बहुत से सूत्र जो लघु सिद्धांत कौमुदी में हैं वही हमें मध्य सिद्धांत कौमुदी अगर हम कर लेते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी हमारी अपने आप इसके साथ कवर हो जाती है। तो ये जो प्रत्यय है वो हमें यूजीसी नेट लेवल पर भी काम आएंगे और किसी अदर टीचिंग एग्जाम में भी हमें काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है धातोः सूत्र। यह सूत्र हमारे लिए अधिकार सूत्र है। जब प्रत्यय शुरू होते हैं तो प्रत्यय में ये क्या है, अधिकार सूत्र है। अधिकार का अर्थ होता है कि जब तक प्रत्यय चलेंगे तब तक क्या चलेगा, धातोः सूत्र का अधिकार चलेगा। अर्थात सबसे पहले अगर हम प्रक्रिया की सिद्धि करेंगे तो धातोः सूत्र सबसे पहले आएगा। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है सूत्र कृत्यः। क्या है सूत्र का नाम? कृत्यः। नवुल त्रिचौ, इस सूत्र से पहले प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है। क्या होती है? जो नवुल और त्रिचौ एक नाम, इस नाम का एक सूत्र है नवुल त्रिचौ। इस सूत्र से पहले अर्थात जब तक ये सूत्र नहीं आ जाता तब तक ये सूत्र क्या है, कृत्य संज्ञा, अर्थात कृत्य संज्ञा होती है इस सूत्र से। किससे? कृत्यः सूत्र से कृत संज्ञा होती है। नवुल त्रिचौ इस सूत्र की क्या होती है, जब तक जैसे पूर्व कृदंत है, पूर्व कृदंत का पहला सूत्र है नवुल त्रिचौ, और जब तक पूर्व कृदंत शुरू नहीं हो जाता अर्थात नवुल त्रिचौ सूत्र नहीं आ जाता तब तक कृत्य संज्ञा होगी सभी प्रत्ययों की। इसके बाद हमारे पास सूत्र है कर्तरीकृत। कर्तरीकृत सूत्र का अर्थ है कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता में होता है, अर्थात जो प्रत्यय कृत संज्ञक होंगे उनको क्या वो किस में होता है, कर्तार्थ में। किस में होता है? कर्तार्थ में। इसके बाद है तयोर एव कृत्य तय खल अर्था। क्या कहा गया है सूत्र में? तयोर एव कृत्य तय खल अर्था, अर्थात कृत्य तय खल अर्थ प्रत्यय भाव और कर्म में होते हैं। हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बच्चों कि ये जो तव्य अनियर प्रत्यय है ये किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, या फिर जो कृत प्रत्यय है ये किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इस प्रकार हमसे पूछ लिया जाता है। तो कृत्य प्रत्यय, तय प्रत्यय और खलु अर्थ प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार आगे सूत्र है तव्यत तव्य और अनियर। क्या है? तव्यत तव्य और अनियर। धातु से तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं, अर्थात पहले कोई धातु हो तो उसमें क्या हो जाएगा, तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय हो जाएगा। जैसे एधितव्यम, ये एध धातु है, इसी प्रकार एधनियम, ये अनियर, यहाँ पर अनियर प्रत्यय हो गया, यहाँ पर तव्यत प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार शब्द बनते हैं तव्यत तव्य और अनियर के। इसके बाद सूत्र हमारे पास रिद उपधा चाकलरी पिचरीते है। क्या है? रित उपधा चाकलरी पिचरीते है, अर्थात क्लिप और चरित धातु को छोड़कर रिद उपद धातु से कैप प्रत्यय होता है। उपद क्या होता है? अर्थात कोई शब्द उसका सेकंड शब्द जो होता है। हमसे प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है कि उपदा किसको कहा जाता है,
किसी भी शब्द के अंत में जो दूसरा होता है अक्षर, उसको क्या बोलते हैं? उपधा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो, वृत्यम और वृद्यम शब्द है, तो यहाँ पर जो वृत्यम शब्द है इसमें वैसे इसकी वृत्यम की मूल धातु क्या है? वृत। क्या है मूल धातु? वृत। तो यहाँ पर तय हो गया एक अक्षर पहला, अंत से पहला अक्षर, इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा? अंत से दूसरा अक्षर री हो जाएगा। तो री क्या हो जाएगा हमारा? उपधा में हो जाएगा, कि लास्ट से सेकंड जो वर्ड है वो उपधा कहा जाता है। तो इस प्रकार रिद उपधा अर्थात जो कलरीप और त्रित धातु को छोड़ करके, अर्थात ये धातु नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी धातु, इन धातुओं को छोड़कर रित उपधा धातु से कैप प्रत्यय होता है। जैसे ये कलरीप धातु है तो इसमें भी उपधा में री है और इसमें भी उपधा में री है, परंतु इन दोनों को नहीं ये ऐड करना है इसके अंदर, इन दोनों को हमें छोड़ देना है। बाकी जितनी भी धातु आती है जैसे वृत्यम, वृद्यम, इन सब में क्या हो जाएगा? हमारा कैप प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार हमें याद रखना है, क्या हो जाएगा? कैप प्रत्यय। अगर हमें कहीं पर भी री दिखाई दिए तो ये शब्द हो तो कैप प्रत्यय नहीं होगा, सॉरी धातु, और अन्यथा जो भी धातु होगी और जिसकी उपधा में री होगा वो क्या हो जाएगा? उसको कैप प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार कैप प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है हमारा वृत्यम और वृद्यम। इसके बाद सूत्र है अचोयत। क्या है सूत्र? अचोयत। अचोयत अर्थात अच अर्थात स्वर। अच क्या होता है? स्वर। अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। अच स्वर को बोलते हैं, जैसे ए, ई, उ, री, ऋक, ए, ओंग, माहेश्वर सूत्र में जो होते हैं उनको अच बोला जाता है, स्वरों को। इसी प्रकार अजंत अर्थात जिसके अंत में अच हो वो क्या हो जाएंगे? उसमें यत प्रत्यय हो जाएगा, जैसे चेयम, जेयम, इस प्रकार रूप सिद्ध हो जाता है। अगर हमें ये शब्द दिए हों चेयम, जेयम, इसमें कौन सा प्रत्यय है तो हम क्या लगा देंगे? यत प्रत्यय। क्यों यत प्रत्यय है? क्योंकि अजंत धातु है ये, अर्थात जिनके अंत में अच शब्द है, अच है अर्थात स्वर होता है, उनको क्या हो जाता है? यत प्रत्यय हो जाता है। परंतु जो री उपधा में होता है उनको क्या होता है? कैप प्रत्यय होता है। इसके बाद है सूत्र इद्यति। क्या है? इद्यति अर्थात यत प्रत्यय परे रहते आकार को इत होता है। क्या कहा गया है? कि जैसे दा धातु हो गई, देयम शब्द में दा धातु, तो यहाँ पर वैसे तो क्या है? यत प्रत्यय हो गया, जैसे दा प्लस यत, ये प्रत्यय जोड़ दिया हमने, तो इसमें वैसे तो हमें दायम ऐसा बनाना चाहिए, परंतु क्या कहा गया कि यत प्रत्यय परे रहते, कि अगर परे अर्थात पर में यत प्रत्यय होगा तो आकार जो ये जो आकार दिया हुआ है इसको क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार बन जाएगा द प्लस इत प्लस यत। इसको फिर और प्रक्रिया से इसको क्या बना दिया जाएगा? देयम शब्द बना दिया जाएगा। ये हमें इसकी प्रक्रिया नहीं याद करनी है या नहीं समझनी है, हमसे सिर्फ और सिर्फ सूत्र दिया जाएगा या फिर हमसे प्रत्यय अर्थात ये एग्जाम्पल दे के ये पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा प्रत्यय है। एचटेट वालों ने स्पेशल सिलेबस में ये चीज़ें इंक्लूड की है कि सूत्र और एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाएंगे, न कि हमसे किसी की प्रक्रिया पूछी जाएगी। इसके बाद है सूत्र पोर्ध उपधात। अत उपध पवर्गांत धातु से यत प्रत्यय होता है, अर्थात जिसकी उपधा में अत उपध अर्थात उपधा में ए हो और अंत में पै हो। क्या हो? उपधा में ए हो और अंत में पै हो। जैसे शप लगा लीजिए, ये शप धातु है, ये शप धातु है। यहाँ पर शप के श में ए है, ये लास्ट सेकंड और पै अंत में है, तो इसको क्या हो जाएगा? यत प्रत्यय हो जाएगा, सप्यम और लभ्यम। इस प्रकार इसके शब्द बन जाएंगे। उपधा अगर हमसे सीधा भी हमसे ये पूछ लिया जाता है कि उपधा क्या होता है, कि लास्ट सेकंड वर्ड, लास्ट थर्ड वर्ड या फिर शुरुआत के कोई इस प्रकार ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, परंतु हमें ये याद होना चाहिए कि उपधा क्या होता है? जो अंत से लेकर अर्थात अंतिम से
लेकर दूसरा जो वर्ण होता है या अक्षर होता है उसको क्या कहते हैं, उपधा कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है उपरात प्रशंसायाम। क्या है, उपरात प्रशंसायाम। उप से परे लब आगम होता है प्रशंसार्थ में। क्या कहा गया है कि अगर उप शब्द हो उसके बाद क्या हो जाएगा, लब का आगम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर वो प्रशंसा अर्थ में होगा। अगर वह शब्द किसी और अर्थ में होगा तो नहीं होगा, परंतु अगर वह शब्द जो प्रशंसा करता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उपलभ्य। लब का आगम होने पर लभ्य, और यहाँ पर प्रत्यय हो गया एडियत, तो इस प्रकार उपलभ्य शब्द सिद्ध हो गया। अगर हमसे ये पूछा जाए कि उपलभ्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो यत प्रत्यय हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद सूत्र है शकी सोहश्च। क्या है सूत्र, शकी सहोश्च। शक और सह धातु से यत प्रत्यय होता है। क्या कहा गया है कि शक, जैसा नाम से स्पष्ट है, सूत्र के नाम से ही शकी और सह, शक सह धातु से यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहीं भी शक धातु हो या सह धातु हो, सिर्फ दो ही धातुओं का नाम दिया गया है स्पेशली, शक धातु और सह धातु, तो वहाँ पर प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, यत प्रत्यय। तो यहाँ पर सक्यम शब्द और संयम शब्द, इस प्रकार हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय यत प्रत्यय हो जाएगा। और अगर हमसे सूत्र पूछा जाए, जैसा एग्जाम्पल दे दिया गया और हमसे ये पूछ लिया गया कि शकी सहोश्च, इस सूत्र से कौन से उदाहरण की सिद्धि होती है या फिर किस उदाहरण से इसमें प्रत्यय होते हैं, तो सूत्र से किस प्रत्यय होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सक्यम संयम। जैसे शकी से सक्यम बन गया, सह से संयम बन गया, और यत प्रत्यय करने से इसमें सक्यम संयम शब्द बनता है। इसके बाद सूत्र हमारे पास गद मद चर यमश्च अनुपसर्गे। अनुपसर्गे अर्थात जो उपसर्ग न हो। क्या, अनुपसर्गे अर्थात जो उपसर्ग न हो, अर्थात उपसर्ग से रहित गद आदि धातुओं से। गद क्या, आदि, अर्थात आदि से क्या ग्रहण किया गया है, मद चर यम, इन धातुओं में यत प्रत्यय होता है। कैसे होता है, जैसे देखो गद्यम मध्यम चर्यम यम्यम। क्या कहा गया है कि जो उपसर्ग से रहित हो, अर्थात जिसमें उपसर्ग ना हो, और क्या हो, गद आदि। गद आदि से अभिप्राय, गद तो ये गद यहाँ से हो गया, और आदि से अभिप्राय है मद चर और यम। क्या कहा गया, मद चर और यम धातुओं से यत प्रत्यय होता है। इसका रूप सिद्ध हो जाता है गद्यम मध्यम चर्यम यम्यम। जैसे एग्जाम्पल को देखने से ही पता लग रहा है कि इनका सूत्र कौन सा होगा, गद मद चर यम चन उपसर्गे। हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, इनके सूत्र हमें इनके एग्जाम्पल देखने से ही पता लग जाते हैं कि इनके सूत्र ये होंगे, और सूत्र को देखकर ही हमें एग्जाम्पल पता लग जाते हैं कि इनके एग्जाम्पल ऐसे होंगे। बस हमें थोड़ी सी ये याद रखना है कि हमें, अर्थात जैसे इसमें दे रखा है वध है सुपी कैप च, यहाँ पर कैप प्रत्यय तो साफ साफ दे रखा है कि कैप प्रत्यय तो होगा ही होगा, परंतु यहाँ च शब्द से क्या ग्रहण किया गया है, यत प्रत्यय भी होगा। हमसे ये पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि यहाँ पर च का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर च का अर्थ हो जाएगा यत प्रत्यय, अर्थात वध है सुपी कैप, अर्थात वध धातु अनुपसर्ग सुबंत रहते भाव में कैप व यत प्रत्यय होता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जैसे वध है सुपी कैप च, इस सूत्र में च शब्द से किस अर्थ का ग्रहण किया गया है या किस का ग्रहण किया गया है, तो यत प्रत्यय का ग्रहण किया गया है। चकार से, इसको चकार बोला जाता है, जैसे आप सभी जानते हैं, ककार मकार पकार सबको। इसके बाद है, इसके उदाहरण हो जाएंगे ब्रह्मोद्यम और ब्रह्मवद्यम। ब्रह्मवद्यम हो जाएगा यत का उदाहरण और ब्रह्मोद्यम हो जाएगा कैप का उदाहरण। इसके बाद हमारे पास सूत्र है भुवो भावे। ये भुवो है बच्चों, भुवो और भावे। भू धातु से भाव अर्थ में कैप प्रत्यय होता है। क्या है, भू धातु से भाव अर्थ में कैप प्रत्यय होता है, अर्थात कोई भू धातु, जैसे भू धातु है, ये भू धातु होगी और उसका अर्थ होना चाहिए किसमें, भाव अर्थ में।
अर्थात वह किसी भाव का बोध करवाता हो शब्द, उसमें क्या हो जाएगा, कैप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे शब्द एग्जाम्पल इसका ब्रह्मबोयम। हमसे एग्जाम्पल भी हमारी मध्य सिद्धांत कौमुदी से ही उठा करके पूछे जाएंगे, कहीं से अलग से बनाकर नहीं दिए जाएंगे, जो एज इट इज इसमें दिए हुए हैं। जैसे ये ब्रह्मबोयम शब्द दिया हुआ है तो हमसे उदाहरण भी यहीं से उठा करके सीधे के सीधे पूछे जाएंगे कि ब्रह्मबोयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हमें ये याद रखना है ब्रह्मबोयम शब्द में कैप प्रत्यय है। हमसे सभी उदाहरण हमारे कौमुदी से ही पूछे जाएंगे और सूत्र भी इसी कौमुदी से, अलग से कहीं से नहीं आएंगे। इसके बाद सूत्र है हनस्त च। क्या है, हनस्त च। हन के नकार को तकार होता है और कैप प्रत्यय होता है। क्या है, जैसे ये देखो यहाँ पर ब्राह्मणों हननम शब्द है, यहाँ पर ब्राह्मणों हननम से ब्रह्मबोयम शब्द बना। यहाँ पर क्या दिया इस सूत्र से, हनस्त च, अर्थात हन जो है इसके नयकार को, क्या है, हन के ये जो नयकार है इसको क्या हो जाएगा, तकार हो जाएगा, अर्थात ये तय में बदल जाएगा। हन के नयकार को तय में बदलने से क्या बन जाएगा, हत, इस प्रकार शब्द बन जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, कैप प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म हत्या। ये अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म हत्या शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो ये प्रत्यय हो जाएगा कैप प्रत्यय। कैप प्रत्यय किस प्रकार हुआ है, इसमें जो ब्राह्मणों हननम, अर्थात ब्राह्मण की हत्या, हननम हनन करना होता है ना, हत्या करना या मारना किसी को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हन के नयकार को, यहाँ पर जो ब्राह्मणों हननम में हन का जो नयकार है उसका तकार आदेश हो जाएगा और कैप प्रत्यय होने से ब्रह्म हत्या रूप शब्द अर्थात सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र है एति सतु सास्वरी द्रि जुस है कैप। क्या कहा गया है कि ये जो सभी शब्द है, शब्द नहीं, धातु है ये सभी, एति धातु, शतु धातु, सास धातु, व्री धातु, द्रि धातु, जुस है धातु, इन सभी के साथ क्या होता है, कैप प्रत्यय होता है। क्या होता है, कैप प्रत्यय। अगर हमसे इनसे संबंधित एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाए कि इनमें कौन से प्रत्यय, तो हमें ये याद रखना है इनके साथ कैप प्रत्यय होता है। जैसे ये देखो आगे सूत्र है ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। क्या है, ह्रस्व को तुक का आगम हो जाता है। क्या होता है, अगर कोई ह्रस्व में है तो उसको क्या हो जाएगा, तुक का आगम हो जाएगा। जैसे एति, यहाँ पर क्या हो गया, एति, ये देखो ये एति से ही क्या बना है, इत्य बना है, एति इत्य। इसी प्रकार स्तु से स्तुत्य है, सासवरी से, इनमें तुक का आगम होने की वजह से ये त्य है, इस प्रकार ये बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सास से हो जाएगा शिष्य, क्योंकि शिष्य में अगर हमसे पूछ लिया जाए मूल रूप से धातु कौन सी है, तो ये सास धातु है मूल रूप से, और इसमें प्रत्यय हो जाएगा कैप। इसी प्रकार व्री में वृत्य, क्योंकि इनमें तुक का आगम हो गया इस सूत्र से, तुक का आगम इस सूत्र से हुआ है और ये कैप प्रत्यय इस सूत्र से हुआ है। तिस्तु सास व्री द्रि जुस, इन सभी में कैप प्रत्यय होता है। आदृत्य, ये देखो द्रि से आदृत्य, इसी प्रकार जुस से जुस्य है, शब्द की सिद्धि होती है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है मृजेर विभाषा। क्या है सूत्र, मृजेर विभाषा। विभाषा शब्द जैसे कि हम जानते हैं विभाषा होता है विकल्प से। क्या होता है, विभाषा विकल्प से, अर्थात मृज धातु से कैप प्रत्यय विकल्प से होता है। क्या कहा गया है कि मृज जो धातु होगी उसमें कैप प्रत्यय विकल्प से होगा, अर्थात होगा भी और नहीं भी होगा। और जब कैप प्रत्यय हो जाएगा तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मृज है। अगर हमसे मृज है शब्द देकर पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो कैप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो सूत्र है री हलोर न्यत। क्या कहा गया कि री हलोर न्यत, अर्थात री वर्णांत और हलंत धातु से न्यत प्रत्यय होता है। री वर्णांत और हलंत धातु से न्यत प्रत्यय होता है कि अंत में जिसके री हो, क्या हो, अंत में री और हलंत धातु, अर्थात कोई भी ऐसी धातु जिसमें हलंत हो उसमें क्या हो जाता है, न्यत प्रत्यय होता है। जैसे
गर्ज्यम मार्ग्य है। वैसे इसका नाम सुनने से हमें ये लग रहा होगा कि गर्ज्यम यहाँ पर यत प्रत्यय हो सकता है, परंतु हमें ये याद रखना है कि री हलोर ण्यत, अर्थात जिसके अंत में री हो और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय होता है, ये हमें याद रखना है। इससे हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। इसका उदाहरण है गर्ज्यम मार्ग्य है। इसके बाद सूत्र है ओरावश्यके। क्या है सूत्र? ओरावश्यके, अर्थात ओरा से अर्थात उकारांत कि जिसके अंत में क्या हो? ऊ हो, ऐसी धातु से ण्यत प्रत्यय होता है और वो भी अवश्यम भावी अर्थ में, अर्थात निश्चित रूप से होगा ही होगा, अवश्य रूप से। या तो क्या हो जाएगा इसका? पाव्यम। ये मूल रूप से धातु क्या है? इस प्रकार मूल रूप से ये धातु है, तो ये क्या हो जाएगा? उकारांत धातु से ण्यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय करने से ये क्या हो जाएगा? पाव्यम शब्द बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र है भोज्यम भक्ष्य। क्या है? भोज्यम भक्ष्य। यहाँ पर भोज्यम भक्ष्य इस सूत्र से भोग्य हो जाएगा, इसमें कैप प्रत्यय होगा, परंतु यहाँ पर क्या है? ये जो भोग्य शब्द है ये निपातित है, अर्थात इसमें ये जो कैप प्रत्यय है यह छिपा हुआ है। हमें देखने से यह पता नहीं लगता जल्दी से कि इसमें भोग्य अर्थ में कैप प्रत्यय है, कि ये जो भोज्यम भक्ष्य अर्थात भक्ष्य अर्थ में भोज्य शब्द में क्या हो जाता है? जो कैप प्रत्यय है वो निपातित हो जाता है, अर्थात वह छिप जाता है, वह दिखाई नहीं देता। इसके बाद है सूत्र राजसूय सूर्य मृषोदय रुच्य कुप्य कृष्ट पच्च अव्यथ्याः। क्या कहा गया कि राजसूय आदि में कैप प्रत्यय होता है, वो भी कौन क्या कैसे होता है? निपातित, अर्थात कहा तो गया परंतु वह छिप गया है। निपातित से अभिप्राय यही है कि कह दिया गया है, परंतु हमें देखने से ये पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कैप प्रत्यय ही है। तो इससे हमें ये सूत्र याद रखना है कि राजसूय शब्द में, सूर्य शब्द में, मृषोदय शब्द में, रुच्य शब्द में, कुप्य शब्द में, कृष्ट पच्चय शब्द में, इन सभी शब्दों में क्या हो जाएगा? कैप प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद सूत्र है भिद्यो द्यौ नदी। क्या है? भिद्यो द्यौ नदी, अर्थात नदय अर्थ में भिन्न और उज्ञ, ये दोनों क्या व्यंत निपातित है, अर्थात इन दोनों में भी कि भिद अर्थात भिन्न और उज्ञ, क्या है? भिन्न और उज्ञ, इन दोनों में क्या व्यंत अर्थात कैप अंत में है, जिसके कैप अंत में क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या है? निपातित अर्थ में है, अर्थात कह दिए गए हैं परंतु क्या है? छिपे हुए हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार बेता शब्द, जैसे कि अब बेता शब्द पढ़ रहे हैं तो हमें इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें कैप प्रत्यय नहीं है, कुछ और ही है, जैसे तय इस प्रकार के, या फिर तल प्रत्यय, इस प्रकार के प्रत्यय देखने से लग रहे हैं। अगर हमसे बेता शब्द देखकर पूछ लिया जाए तो हम इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु ये सूत्र कहता है कि विद्योद्यौ नदे, अर्थात भिन्न और उद्य ये दोनों कैबंत निपातित है, अर्थात ये बेता में भी कैप प्रत्यय और उजिता में भी कैप प्रत्यय है, परंतु वह निपातित होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता। इसके बाद हमारे पास सूत्र है प्रत्यय अपिभ्याम ग्रहे। क्या है? प्रत्यय अपिभ्याम ग्रहे, प्रति और अपि उपसर्ग पूर्व ग्रह धातु से कैप प्रत्यय होता है। क्या कहा गया कि प्रत्यय पि अर्थात प्रति और अपि ये दोनों उपसर्ग हो, कि कहाँ हो? सबसे पहले ये उपसर्ग हो और उसके बाद क्या हो? ग्रह धातु हो, अर्थात जैसे प्रति प्लस ग्रह, इसी प्रकार अपि प्लस ग्रह कि पहले तो उपसर्ग हो प्रति और अपि, अन्य उपसर्ग ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रति और अपि हो, उसके बाद ग्रह धातु हो, उससे क्या हो जाएगा? कैप प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें लास्ट में क्या जोड़ दिया जाएगा? कैप। तो ये क्या बन जाएगा? प्रतिगृह्यम और अपिगृह्यम, इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास सूत्र है विभाषा क्री वृष हो। क्या है? विभाषा क्री वृष हो, क्री वृष धातु कैप प्रत्यय विकल्प से, अर्थात ये जो क्री धातु है और वृष धातु है, इनमें क्या होगा? विभाषा का अर्थ
विकल्प होता है तो कैप प्रत्यय विकल्प से होगा, अर्थात होगा भी और नहीं भी होगा। तो जैसे यहाँ पर कैप प्रत्यय हुआ है तो ये देखो कृत्यम और वृष्यम शब्द, और जहाँ पर कैप प्रत्यय नहीं हुआ है वहाँ पर शब्द बन जाएगा कार्यम और वर्षम। क्या बन जाएगा? कार्यम और वर्षम। कृत्यम, वृष्यम, कार्यम और वर्षम। इस प्रकार जो हमारा कृदंत प्रकरण शुरू होता है उसके सभी प्रत्यय कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम कल की कक्षा में शुरू करेंगे पूर्व कृदंत। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये कक्षा समझ में आई हो तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करना और कक्षा को शेयर कर देना। धन्यवाद।